अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब इसको ब्रेक करके हम इसको बारी बारी समझते हैं। वो कह रहे हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जब सम करें तो आंसर 42 आता है। इंटीजर्स का क्या मतलब है? इसमें हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 या -5, इस तरह ये इंटीजर्स होते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक के बाद एक आने वाले नंबर्स या इंटीजर्स। जिस तरह यहाँ पे लिखे मैंने 5 6 7, तो एक के बाद एक आ रहा है। यहाँ फिर 2 3 4, तो ऐसे नंबर जो एक के बाद एक आए। तो कह रहे हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को जब प्लस किया गया है तो आंसर हमारे पास आया है 42। तो ऐसे कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनको प्लस करने से 42 आंसर आ रहा है? तो हम ये देखते हैं। जिस तरह अगर 2 3 और 4 को प्लस किया जाए तो आंसर आता है 4 5 6 7 8 9, 9 आंसर आता है। इस तरह 3 इंटीजर्स को प्लस किए तो आंसर 42 आ रहा है। तो हमने देखना वो कौन से इंटीजर्स हैं। तो हम इनको कह लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स, x+1, x+2। +1 और +2 यहाँ पे क्यों किया है? क्योंकि अगर x यहाँ पे 5 हो तो 5 + 1 6 हो जाएगा और 5 + 2 7, तो 5 6 7। इस तरह हम इसको लिख देंगे x, x+1 और x+2। अच्छा, इनको प्लस किया जाए तो आंसर 42 आता है। तो मैंने इनको प्लस कर दिया, तीनों को कंडीशन के मुताबिक लिख लिया है। अब इनको प्लस करते हैं। x x x 3 बार आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, और 1 और +2, 1 + 2 3 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 42 - 3 मेरे पास आ जाएगा 39। यहाँ पे देखें तो 3x है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 39 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 13। ये 3 1 द 3 और 3 1 द 3 और 3 3 ज़ा 9, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 13। अब हमने पहली वैल्यू निकाल ली है, पहला इंटीजर निकाल लिया 13। दूसरा इंटीजर देखेंगे x+1 मतलब 13 + 1, ये आ जाएगा 14। और तीसरा इंटीजर 13 + 2 मतलब हमारे पास आ गया 15। तो इसको आपने लाजमी करना है। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ तक करके इसको छोड़ देते हैं, आगे भूल जाते हैं। आगे आता है इसका रिजल्ट। हैंस द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 14 एंड 15। रिजल्ट की आपने कोशिश करनी है कि इसको आप लाजमी लिखें। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। The diagram shows right angled ABC in which the length of AC, एक ट्राइंगल है राइट जिसमें जो AC की लेंथ है वो है √3 + √5, और उसके बाद कह रहा है कि द एरिया ऑफ ABC इज़ 1 + √15। जो इसका एरिया है वो है मेरे पास 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB, हमने AB को फाइंड करना है और आंसर हमारा होना चाहिए इस फॉर्म में, a√3 + b√5 की फॉर्म में। तो क्वेश्चन के मुताबिक हम लिखते हैं जो हमें नज़र आ रहा है। नीचे वाली चीज़ होती है बेस, तो बेस मेरे पास है AC √3 + √5। अब आती है हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इससे हम कहते हैं हाइट AB, जो कि हमने फाइंड करनी है। और तीसरी चीज़ हमें ये नज़र आ रही है कि जो इसका एरिया उसने बताया हुआ है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया तो हमें पता है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पे हाइट AB, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके यहाँ पे एरिया इक्वल्स 1/2, तो जो इसकी बेस है वो है AC और हाइट है AB। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एरिया की वैल्यू मेरे पास है 1 + √15, AC की वैल्यू है √3 + √5, और AB हमने फाइंड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको इक्वल की इस साइड पे रहने देंगे और बाकी सबको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगी। अब इसको हम करेंगे रैशनलाइज़। हमने रैशनलाइज़ में क्या देखा था कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और नीचे
डिवाइड भी कराते हैं, लेकिन उसका साइन चेंज करके, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस और यहाँ पे भी आएगा इसका माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, पहले ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ करवाते हैं। तो 1 जो है पहले होगा √3 से, तो ये आ जाएगा √3। अब 1 मल्टीप्लाई होगा -√5 से, तो ये आ जाएगा -√5। 1 को दोनों से करवा लिया, अब कराएंगे √15 को दोनों से। तो √15 को √3 से करवाते हैं, दोनों के ऊपर रेडिकल साइन है, तो 15 3 आ जाएगा 45 और ऊपर आ जाएगा रेडिकल साइन। इसी तरह √15 को √5 से कराएंगे, दोनों के ऊपर रेडिकल साइन है, तो 15 5 75 और ऊपर आ जाएगा रेडिकल साइन। ये प्लस 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 आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया। नीचे देखते हैं a + b × a - b वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। तो a की जगह मेरे पास आ जाएगा √3 और b की जगह आ जाएगा √5, तो a² - b²। इसको आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया है कि ए बी यहाँ पे लिखा हुआ था इस साइड पे, तो इसको उठा के मैंने लिख दिया यहाँ पर, मतलब इसको मैं यहाँ पे ले आऊँ और इसको मैं यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर जो है वो कट जाएगा स्क्वायर रूट से, इस तरह ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3 - 5। ऊपर देखते हैं √3 वैसे ही, √5 वैसे ही, √45 यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। √45 का एलसीएम लें तो हमारे पास आता है 3 × 3 × 5। 3 2 बार आ रहा है तो मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर × 5। अब स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देते हैं और उसका साइन भी ख़त्म कर देते हैं। तो इसको हमने बाहर निकाल दिया और इसका साइन भी ऊपर से ख़त्म कर दिया जो ऊपर स्क्वायर का था, तो ये आ गया 3/5। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। √75 को भी ऐसे ही किया है, एलसीएम लिया तो 5 × 5 × 3 आता है। 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई कराए 3 के साथ। अब ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे और स्क्वायर ख़त्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/3। अब इनको हम करते हैं सिंप्लीफाई। अब सेम रेडिकल साइन वाली वैल्यू से ही सिंप्लीफाई होती है। जिस तरह ये √3 है, ये √5 है, तो ये आपस में नहीं होंगे। ये भी √5 है तो ये भी आपस में नहीं होंगे। ये √3, तो ये दोनों √3 आपस में सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ 1 है, इसके साथ है -5, तो 1 - 5 होता है -4 और साथ आ जाएगा √3। ये दोनों हो गए सॉल्व। अब ये दोनों रह गए, दोनों के साथ √5 है, तो इनको हम आपस में करेंगे। √5 और √5, ये -1 और ये +3, -1 + 3 होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और √5 साथ आ गया। नीचे देखें तो 3 - 5 मेरे पास आता है -2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और जो नीचे माइनस था वो आ जाएगा ऊपर। अब ऊपर वाला तो सॉल्व हो चुका है, तो ये वाला जो बाहर का माइनस है ये अंदर आ जाएगा और अंदर आकर सबके साइन चेंज कर देगा। जहाँ पे प्लस मौजूद है उसको माइनस कर देगा और जहाँ पर माइनस है उसको ये प्लस कर देगा। ये देखें, ये माइनस था, इसको इसने कर दिया प्लस और इस प्लस को इसने कर दिया माइनस, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आंसर उसने हमें कहा था कि हमें चाहिए a√3 + b√5 की फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में आंसर आया। देखें √3 भी मौजूद है और √5 भी मौजूद है। a की जगह हमारे पास 4 है, b की जगह हमारे पास -2 है, तो हम इसका रिज़ल्ट लिख देंगे। हैंस द लेंथ AB इज़ √4 4√3 - 2√5। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास है रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + √8 एंड 5 - 4√2। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ हमारे पास ये है और विड्थ जो है हमारे पास ये है। हमने उसका फाइंड करना है एरिया। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b√2। a + b√2 की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर्स वैल्यू। अच्छा, तो इसको सोल्व करने से पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि हमारे पास एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। पिछले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला था? एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 bs मल्टीप्लाई बाय हाइट, और यहाँ पे सिंपल है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ की वैल्यू हम पुट कर देंगे और विड्थ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे।
इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले 2 इन सब से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 से हुआ तो 10 आ गया और 2 4 ज़र 8 और नीचे √2 वैसे ही। अब 2 को दोनों से करवा लिया तो √8 को करवाते हैं। इसको 5 से करवाया तो इसके ऊपर साइन है और इसके ऊपर नहीं है, तो 5 18 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि बाहर आ जाएगा 5 √18। इसी तरह √18 को 4/√2 से करवाया तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से ही होती है मल्टीप्लाई। इसके ऊपर ये साइन है, इसके ऊपर नहीं है, तो 4 बाहर आ जाएगा और साथ आ जाएगा √18 और नीचे रहेगा √2। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज हम कब करते हैं? जब नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर के अंदर कोई रेडिकल साइन हो, ये जो इस तरह का साइन है, तब ये हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो 10 के नीचे तो कुछ भी नहीं मौजूद, 10 वैसे ही रहेगा। इसके नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू मौजूद है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। किस तरह करेंगे? इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। अब ये देखें, इसके नीचे कुछ भी नहीं मौजूद तो इसको वैसे ही रहने दिया, और इसके नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू मौजूद है तो इसको भी रैशनलाइज हम कराएंगे। √2 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी कराएंगे। अब 10 वैसे ही आ गया। यहाँ पे 8 को √2 से किया तो आ गया 8 √2, और नीचे देखें तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, ये इसी तरह उतर गया। और यहाँ पे देखें 4 √18 मल्टीप्लाई है √2 से, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी, तो 18 2 हम लिख देंगे 36, और नीचे जो है वैसे ही ये √2 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे। अब जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और नीचे हमारे पास 2 बच गया। इसी तरह ये भी कैंसिल हो गया और नीचे 2 बच गया। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 4 आ गया, और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ गया 2। उसके बाद क्या किया मैंने कि ये √18 है, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, एलसीएम लेने से आता है। 3 2 बार है तो मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। और अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि अंडर रूट के अंदर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो तो वो हम अंडर रूट से बाहर निकाल देते हैं और ऊपर वाला स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं। तो 3 बाहर आ गया और ऊपर वाला स्क्वायर ख़त्म हो गया। बाहर आते साथ इसने देखा कि 5 पहले से मौजूद है, तो इसने 5 को ख़ुद को मल्टीप्लाई करा दिया 5 के साथ। 5 3 ज़ा 15। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं तो 36 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 = 36। तो 6 2 बार आ गया, 6 का मैं लिख दूंगा स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा सिंपल 6, और बाहर 2 पहले से मौजूद था तो 6 2 ज़ा 12 आ गया। ये दोनों इसी तरह से नीचे उतरते गए। उसके बाद अब जो सेम रेडिकल साइन वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम आपस में सोल्व करेंगे। ये देखें, ये √2 है, ये भी √2 है, तो इनको आपस में सोल्व करेंगे। -4 और +15, ये बन जाएगा -4 + 15 प्लस का 11, √2 साथ वैसे ही आ गया। 10 और -12 आता है -2, तो इसका फाइनल आंसर आ गया है -2 + √11/2। आंसर हमें चाहिए था a + b √2 के फॉर्म में, तो √2 आ गया हमारे पास, a की जगह -2 आ गया और b की जगह b की जगह 11 आ गया। तो इसका रिज़ल्ट हम लिख देंगे, हैंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, रेक्टेंगल का एरिया है -2 + 11 √2 मीटर स्क्वायर। ये भी आपने लाजमी लिखना है मीटर स्क्वायर। एरिया जब भी हो वो स्क्वायर की फॉर्म में आता है, तो लेंथ हमारे पास मीटर में थी और एरिया के यहाँ पे एरिया की वजह से आ गया स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। हमने ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको अगर प्लस किया जाए तो 68 आंसर आए, और उनको डिफरेंस फाइंड किया जाए या उनको माइनस किया जाए तो आंसर 22 आए। तो हम कहते हैं पहले कि लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। उनको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो 2 नंबर हैं x और y। तो कंडीशन के मुताबिक उनको प्लस करने से आंसर 68 आता है और माइनस करने से आंसर 22 आता है। तो हम कह देंगे कि इसको हम नाम दे देंगे 1 का और इसको नाम दे देंगे 2 का। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी और ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ऐड हम क्यों करेंगे अभी हम देखते हैं। तो जब इसको ऐड किया x + x आ गया 2x, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिखे और उनको ऐड किया,
और ये प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गई, इधर कुछ भी नहीं आया और 68 और 22 मेरे पास 90 आ गए। तो अब यहाँ से इनको ऐड करने से ये फ़ायदा हुआ कि y चला गया, अब मैं x को आराम से फाइंड कर सकता हूँ। तो 2x आ गया मेरे पास 90 के इक्वल, x मुझे चाहिए तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 90 ओवर इसका आ जाएगा 2 और इसको जब कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। अब x का आंसर आ गया मेरे पास, मुझे चाहिए y। तो x की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, या तो 1 में या तो 2 में। तो मैं 1 में पुट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे y के साथ प्लस का साइन है। तो x की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगा y, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दी, x की जगह आ गया 45। अब 45 इधर जाके माइनस होगा तो 68 में से जब 45 माइनस होगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 23। तो x और y की वैल्यू आ गई 45 और 23। रिज़ल्ट भी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दरअसल मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ और वापस आके वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए इसको कैरी करना, टाइम निकालना इसके लिए, जिसकी वजह से मेरी स्टार्टिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे सपोर्ट करें। किस तरह करें? आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल मेरा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। क्वेश्चन है मेरे पास, द वेदर इन लाहौर वाज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 की गर्मियों में लाहौर का मौसम आमतौर पर गर्म था, जो कि था 48 सेल्सियस। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 48 था, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए। जिस तरह जब हम वज़न करते हैं तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ पैमाने इस्तेमाल करते हैं या यूनिट इस्तेमाल करते हैं। किलोग्राम में भी हम मेजर करते हैं या पाउंड्स में भी हम मेजर करते हैं। इसी तरह जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मेजर किया जाता है और फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जाता है। तो सेल्सियस में हमारे पास आ रहा है 48, फ़ारेनहाइट में हमने फाइंड करना है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फार्मूले के अंदर सिंपल हम वैल्यू पुट कर देंगे 48। अब इसको सोल्व करते हैं। 9 को 48 से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया 432। इसको जब 5 से डिवाइड करवाया तो 48.6 आ गया और 32 प्लस किया तो 118.4 आ गया। तो ये आ गया फ़ारेनहाइट के अंदर। यहाँ पे आपने सर्कल लगाना है और ये ब्लैक गलती से हुआ है, इसको सिंपल आपने जो है ना सर्कल लगा देना है, डिग्री का साइन बना देना है। और यहाँ पे अगर आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से लिखें गिवन फार्मूला और कैलकुलेशन तो अच्छे इंप्रेशन पड़ते हैं। आखिर में हम इसका लिख देंगे रिज़ल्ट, हैंस द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 118.4 फ़ारेनहाइट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे पास है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। वालिद और बच्चे की जो उम्र है उनको जब जमा किया जाए तो आंसर आता है 72। 6 साल पहले 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। वालिद को जो उम्र थी बच्चे की उम्र से 2 गुना ज़्यादा थी। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा होगा 15 साल का या 16 साल का अगर हो तो उससे 2 गुना ज़्यादा बनता है 16 टू 32, तो वालिद की उम्र 32 होगी। अच्छा, कह रहे हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो। 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या थी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसको लिखते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम सपोज़ कर लेंगे कि सन की जो एज है या बच्चे की उम्र है वो है x और फादर की उम्र है y। और 6 साल पहले वाला भी हम सिनेरियो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि 6 साल पहले बच्चे की उम्र होगी x माइनस 6 और फादर की उम्र होगी y माइनस 6। देखें, अगर आपकी उम्र है 19 साल या फिर 18 साल तो 6 साल पहले आपकी उम्र होगी 12 साल। तो हमने क्या किया है, 6 माइनस कर दिए। सिंपली यहाँ पे भी हमने 6 माइनस किए। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, दी हुई कंडीशन के मुताबिक वालिद की उम्र और बच्चे की उम्र को प्लस किया जाए तो 72 आता है, x प्लस वाई इक्वल 72। और दूसरी उसने बात की थी कि 6 साल पहले बच्चे की उम्र का 2 गुना थी वालिद की उम्र, मतलब कि बच्चे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो वालिद की उम्र बनती है। अगर बच्चे की उम्र हो 15 साल तो वालिद की उम्र होगी 30 साल, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसलिए हमने 2 लिख दिया है ये इस सारी साइड पे।
तो अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को x के साथ करवाया तो ये बन गया 2x, और 2 को जब हमने करवाया 6 के साथ तो ये बन गया हमारे पास 12। इसी तरह y माइनस 6 यहाँ पर आ गया, तो 2x हम x और y को एक साइड पे लिख देंगे और बाकी नंबर्स को एक साइड पे लिख देंगे, तो ये 2x और y इधर आके माइनस y, 2x माइनस वाई बन गया। यहाँ पे 12 माइनस का था, प्लस का 12, और ये माइनस 6 वैसे ही ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल्स 6। 12 माइनस 6 हमारे पास 6 आता है, तो इसको हम नाम दे देंगे पहली इक्वेशन का, इसको नाम दे देंगे दूसरी इक्वेशन का। और सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों को ऐड कर दिया था, इधर भी हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो हाँ, यहाँ तक सही नज़र आ रहा है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ऊपर मैंने पहली इक्वेशन लिख दी, नीचे दूसरी, x को 2x के साथ किया तो 3x आ गया, ये दोनों एक प्लस का y एक माइनस का y कैंसिल हो गए, और 72 में 6 प्लस किया तो 78 आ गया। अब 3x इक्वल 78, 3 इधर आके डिवाइड हुआ, इनकी कटिंग हुई तो x की वैल्यू आ गई 26। अब हमारे पास आई है x की वैल्यू, हम देखते हैं उस x की वैल्यू मतलब कि बच्चे की उम्र। क्वेश्चन में उसने कहा कि बच्चे की उम्र 6 साल पहले क्या थी, तो मौजूदा उम्र उसकी 26 है, गुज़िश्ता उम्र जो अब की है, तो 6 साल पहले की उम्र फाइंड करने के लिए हम -6 कर देंगे, तो 26 माइनस 6 आ जाएगा 20। ये है एज ऑफ सन 26, एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले आ जाएगा 20, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हैंस द एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो इज़ 20। ताहम बच्चे की उम्र 6 साल पहले 20 थी। अब हम इसके आखिरी 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 7 है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। एक लड़की है मिरहा, उसने 1500 का एक खिलौना ख़रीदा और 1520 का बेच दिया। हमने फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये हमारे पास डाटा है, कॉस्ट प्राइस जितने का उसने ख़रीदा और सेलिंग प्राइस जितने का उसने बेचा। फाइंड हमने करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसको मुनाफा कितना हुआ है। मुनाफा हमें देखने से पता चल रहा है 20 रुपये का हुआ है, लेकिन इसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो प्रॉफिट हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP। तो SP की जगह आ गया 1520 और CP की जगह आ गया 1500। तो इनको जब माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 20। अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, प्रॉफिट की जगह 20 आ गया, कॉस्ट प्राइस की जगह आ गया 1500, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 100 के साथ। तो इसकी कटिंग करते हैं, 0 0 से कैंसिल इन दोनों से, ये आ गया यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4/3 आ गया, और 4/3 आता है 1.33। परसेंटेज है तो साथ हम लगा देंगे परसेंट। तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हैंस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ मिरहा इज़, कि मिरहा ने जब खिलौना बेचा उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बनी 1.33। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000। जो तैयब है उसकी सालाना इनकम इतनी है, एंड एग्जामिन्ड अमाउंट इज़ 1,30,000, और जो उसकी एग्जामिन्ड अमाउंट है वो है हमारे पास 1,30,000। तो हमने क्या फाइंड करना है, अच्छा ये कौन सी अमाउंट होती है, ये ऐसी अमाउंट होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता। टोटल उसकी इनकम ये है और इसमें से इतने पैसों पे उसने इनकम और टैक्स नहीं देना। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब बकाया जिसके पास पैसे बचेंगे उसके ऊपर इसका कितना रेट बनेगा टैक्स का, कितना टैक्स बनेगा। टैक्स रेट है हमारे पास 0.75%। तो पहले हम बची हुई रकम मालूम करेंगे, उसके बाद हम टैक्स निकालेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग अमाउंट, मतलब उसकी आमदनी में से वो वाली अमाउंट माइनस कर देंगे एग्जामिन्ड अमाउंट को। तो ये आ गया 960,000 और ये आ गया 130,000। माइनस किया तो आंसर हमारे पास आता है 8,30,000। अब ये हमारे पास आ गया, इसके ऊपर हमने टैक्स फाइंड करना है। तो टैक्स का फॉर्मूला होता है कि टैक्स रेट को आप मल्टीप्लाई करवा दो अमाउंट के साथ। तो टैक्स रेट हमारे पास था 0.75% और टैक्स है हमारे पास, जो अमाउंट है वो हमारे पास ये आ गई। अब ये परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे आ जाएगा 100। तो बकाया के 2 ज़ीरो कहाँ से आए,
ये आई इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट को ख़त्म किया और पॉइंट के पीछे 2 वैल्यूज़ थी तो यहाँ पर आगे 2 ज़ीरो। अब इनको आपस में सोल्व करेंगे तो ये 4 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, 75 मल्टीप्लाई होगा 83 से और आंसर आ जाएगा 6225। तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा कि तैयब हैव टू पे टैक्स ऑफ अमाउंट 6225। तैयब को इतने पैसे टैक्स में देने पड़ेंगे। अब इसका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। ये रेट है, ये अमाउंट है और जो टाइम है हमारे पास है वो है 1 साल का। अब ये जो है सूद के बारे में है तो उसको हम समझेंगे नहीं, बल्कि डायरेक्ट हम इसको सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अच्छा, तो सोल्यूशन में हमारे पास डाटा दिया हुआ है, अमाउंट 3,73,500 है। टैक्स का जो रेट है वो है 14%। इसका फॉर्मूला हमारे पास है कंपाउंड मार्कअप का कि अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो रेट के साथ। ये वही फॉर्मूला जो हमने अभी ऊपर किया है टैक्स के लिए कि रेट को मल्टीप्लाई करा दिया अमाउंट के साथ, ये आगे पीछे लिख दिए। तो अमाउंट हमारे पास है 3,75,000, रेट है हमारे पास 14%। तो परसेंट ख़त्म करके मैंने क्या किया, नीचे 100 लगा दिया। अब हमने क्या किया, ये 0 0 इस 0 0 से कैंसिल हो गए, 3,750 को मल्टीप्लाई करा दिया 14 के साथ, तो आंसर मेरे पास आगे है 52500। तो इसका हम रिज़ल्ट लिख देंगे कि जो मार्कअप अमाउंट है वो हमारे कंपाउंड मार्कअप की जो अमाउंट है वो है 52500। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है कि असल में जो कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला होता है वो होता है ये P मल्टीप्लाई बाय 1 + R/100, इसकी पावर है T। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो टाइम है वो 1 साल से ज़्यादा का हो, 2 साल 3 साल या जितने साल भी। तो जब साल सिर्फ 1 साल हो तो बेहतर होता है कि आप इसको इस्तेमाल करें क्योंकि आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इसका भी आपको पता होना ज़रूरी है, एग्जाम्पल में इसको उसने यूज़ किया हुआ है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, इस R का मतलब होता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ये T का भी मैंने आपको बताया टाइम।